नमस्ते। मैं हूँ दीपा सिंह और मेरे साथ है रतन शाडा जी और हम लेके आए हैं इस वीक का सारांश आपके लिए। तो रतन जी, आज ये वाला वीक तो हम भारतीयों के लिए बहुत ही स्पेशल वीक रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल दीपा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल प्रणाम सभी दर्शकों को। और ये सप्ताह तो बिल्कुल भारत का सप्ताह रहा है। हाँ, बट ये ना जैसे कहते हैं ना कि जब भी बहुत खुशी वाली बात होती है तो बीच में नज़र ना लगे, इसलिए थोड़े मतलब वो ऐसे नज़र बट्टू वाली सिचुएशन आ ही जाती है कि जब एक तरफ चंद्रयान-3 की सफलता पे पूरा विश्व जो है वो भारत को बधाइयाँ दे रहा है और ऐतिहासिक एक अध्याय जुड़ गया है भारत के अचीवमेंट्स में, उपलब्धियों में। लेकिन फिर भी कहीं-कहीं से ऐसे जलने की बदबू आ रही है, कई लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, बड़ा पेट में दर्द हो रहा है। ये कैसे पॉसिबल है? मतलब ये तो एक पॉज़िटिव ऐतिहासिक पल है, ये तो इससे किसी को तकलीफ क्यों हो रही है? जैसे आपने कहा ना कि मैं कभी मज़ाक में कहा करता हूँ कि शादियाँ जब होती हैं ना तो कुछ लोग बाहर आके नाच के उसको डिस्टर्ब करना चाहता है शादी को, फिर उनको कहते हैं, "अरे भैया चुप करो, चुप करो।" तो ऐसे कुछ विघ्न संतोषी लोग होते हैं, जिनको कोई भी शादी के अवसर पर, खुशी के अवसर पर कुछ ना कुछ नज़र बट्टू लगाना होता है, कुछ ना कुछ वहाँ कलह डालनी होती है। तो ऐसे लोग हैं कुछ, जिनकी दृष्टि इसके पार जाती ही नहीं, राजनीति के पार जाती ही नहीं। मैं मानता हूँ कि जब ये चंद्रयान उतर गया चंद्रमा के ऊपर, उसके बाद में इतनी फॉल्टलेस, इतनी ज़बरदस्त जब अपने को मिली है एक उपलब्धि, उसके बाद में इसको लेकर अपने घटिया बयान करना या राजनीति का बयान करना, ये अच्छी बात नहीं है। भाजपा भी इसको टाल सकती है, कांग्रेस को तो टालना ही चाहिए कि कांग्रेस तो बिल्कुल जैसे आपने कहा बरनौल की जितनी सप्लाई करो कम है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि जो पार्टी सत्ता में होगी, वो कोई भी अच्छा काम होगा तो उसकी खुशियां मनाएगी, उसका क्रेडिट लेगी। और शुरू से हर पार्टी करती है और करेगी। ये बदलने वाला नहीं है, कल को कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस भी करेगी। लेकिन अगर कांग्रेस इस स्तर पे उतरती तो भाजपा ने शायद उस स्तर कम से कम कुछ दिन तो टाल टाल सकती है, वरना हम उनकी श्रेणी में आ जाएंगे। तो मैं ये मानता हूँ जब सारा भारत खुश है, जैसे भारत का हर व्यक्ति खुशी मना रहा है, उस समय इस तरह की बहसें टीवी पे होना, उस समय ऐसे उद्गार निकालना, इस प्रकार के ट्वीट डालना जिसके अंदर नहीं नहीं हमने किया इसलिए वो हुआ। अभी ये तो है ना कि भाई मेरे पूर्वज जो थे इसके कारण आज जो भी हुआ पूर्वज के कारण हूँ, ये जिद के साथ कि नहीं हमने ही सब किया। ये एक झूठा एक मशहूरी लेने का, उधार की मशहूरी लेने का प्रकार है। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से डीआरडीओ, इसरो और अन्य जितनी भी संस्थाएं हैं, जितना अधिक उत्साह मोदी जी ने उन्हें भरा है, जितना बजट उनको दिया है, उनको काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, आज से पहले ये नहीं हुआ था। और इसके कारण आप अचानक ये परिवर्तन देख रहे हैं सारे देश में, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जिन्होंने पहले उसकी नींव रखी उनको भी स्वीकार करते हैं। लेकिन आज की जो उपलब्धि है उसको 1962 या 1957 में लेकर जाना, ये छोटे दिल का द्योतक है। ऐसी घटनाएं भारत के जो नागरिक हैं उनके मन में खटास पैदा करती हैं और अब एक अविश्वास पैदा करती हैं ऐसी पार्टियों के बारे में, जो पार्टियां हर खुशी के पहले में समय कुछ ना कुछ रंजिश ढूंढती हैं। हाँ, क्योंकि क्या है कि ऐसे तो नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री है, तो हर चीज़ का क्रेडिट तो फिर उन्हीं को बिल्कुल। जाने मिलता। और वैसे भी अगर हम कॉर्पोरेट सेक्टर में भी देखते हैं ना रतन जी की कंपनी एस्टैब्लिश किसी ने भी की हो, लेकिन कंपनी की ग्रोथ जिस जिस सीईओ बिल्कुल। के लीडरशिप में आती है, क्रेडिट उसी को जाता है। आज ट्विटर की पहचान इलॉन मस्क के कारण, क्योंकि डिसीजन वो ले रहे हैं। तो उसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, तो सर हर बड़ी पॉलिसी पे डिसीजन उनका होता है, फंड एलोकेशन उनके डायरेक्शन में होता है। बट यहाँ पे एक समस्या ये है कि कांग्रेस ही तो टूट पड़े कि जब नेहरू जी को क्रेडिट देना चाहिए, बट साथ साथ थोड़ा विदेशी मीडिया स्पेशली बीबीसी वगैरह वो नहीं इस देखिए, लेवल। पहली बात है कि नेहरू जी को जब हम क्रेडिट देते हैं तो फिर डिस्क्रेडिट जो हम देते हैं वो भी स्वीकार करें कांग्रेस वाले। जी जब बिल्कुल। डिस्क्रेडिट देते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिसके कारण देश एक अलग ही दिशा में चला गया, जिससे हम्म। बाहर आने में हमें 75 साल लगे, तो नेचुरली फिर आप क्रेडिट की बात करेंगे तो जो जो उन्होंने गलत किया उसकी बात होगी। तो दोनों बातें होंगी और दोनों बातें हो सकती हैं, लेकिन उनका अवसर होता है एनालिसिस करना किसी व्यक्तित्व का, उसका भी एक समय होता है। लेकिन ऐसे उत्साह के समय, उत्सव के समय में उसमें इस प्रकार से खाने में जैसे पत्थर आता है इस प्रकार की किरकिरी करना, वो कांग्रेस अपनी किरकिरी करवा रही है। जहां तक विदेश का सवाल है, आपने जो प्रश्न कहा, नेचुरली पाश्चिमात्य जो देश है एक, उनके आज भी रेसिज्म उसके अंदर है। और आप देखेंगे खासकर यूके से अधिक नेगेटिव खबर आई है, क्योंकि यूके वालों को तो
हमने यहाँ कभी राज्य किया था, हम कभी इनके शासक थे, ये मन से भाव जाता नहीं है। और काले और भूरे लोग ये हमारे से निकृष्ट है, ऐसा उन्होंने अपने शास्त्रों को उद्धृत करके, बाइबल को उद्धृत करके भी सिद्ध किया था कि व्हाइट मैन्स बर्डन है ये लोग। हमारी विज्ञान उन्होंने चोरी किया, हमारे हाँ, शास्त्र चोरी किए। और मैं तो मानता हूँ केवल $45 ट्रिलियन की बात नहीं है जो कि कई लोगों ने कही है। मैं तो मानता है कि हमारे आईपीआर जो चोरी हुए हैं, चाहे मैथमेटिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, मेटलर्जी के हों, आईपीआर की भी कॉस्ट हमने मांगनी चाहिए। हमारे ऋषि मुनि ने आईपीआर लिया नहीं, हमारे सारे शास्त्र बाहर गए, हमारे उपलब्धियों को, आयुर्वेद को हर्बल के नाम पे पेटेंट किया जा रहा है। ये सभी क्या उनको हमें फिर देने पड़ेंगे, खमियाजा सभी को देना पड़ेगा उसका आईपीआर का कॉस्ट। तो पता चले सारे देश कंगाल हो गए। मैंने अपनी बहुत एक पहले की किताब में लिखा था कि अगर भारत ने आईपीआर की कॉस्ट मांगने लगे तो अधिकतर जो आज के समृद्ध देश है उनको उनका दिवालिया हो जाएगा। और हमारे देश ने कभी किसी देश को लूटकर अपनी संपत्ति नहीं बनाई, जो कि पाश्चात्य सभ्यताओं ने कभी क्रिश्चियनिटी का नाम लेकर, कभी अपने लोगों को सुधारने का नाम लेकर, जिस प्रकार से अफ्रीका और सारे एशिया को और लैटिन अमेरिका को लूटा है, तो उनके अगर ये हरजाने भरने जाएंगे तो इनका बचेगा क्या? एक छोटा सा साम्राज्य, यूरोप के छोटे छोटे साम्राज्य जिन्होंने असंख्य लोगों को काटा, मारा, गुलाम बनाया, उनकी सारी नेचुरल जो रिसोर्सेस उनको लूटा, आज भी लूट रहे हैं। वो हमें कहेंगे कि हमारा, आप हमसे गरीब हो, आप ये नहीं कर सकते। तो हमने तो 70 साल में फिर भी इतने हमें निकृष्ट सिद्ध करने के बाद में उसमें से बाहर आए। आप कहाँ जाओगे जब हम, हमारी किताबें जिस समय में विज्ञान और स्पिरिचुअलिज्म का बिल्कुल एक शिखर पहुंच गई थी, अब वो लोग उस समय गुफाओं में रहते थे, पशुओं के उस समय ये शिकार करते थे, उस समय 10 कमांडमेंट्स के उनको सबसे बड़ा धर्म लगता था। तो ये सारी बातें वो न करें तो अच्छा है, क्योंकि जब भारत अपनी मांग रखने लगेगा कि जो जो लूटपाट हुई है रिपेट्रिएशन की बात करेगा, तो इनकी समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जितना अधिक ये अपनी सुप्रीमेसी के झूठे गर्व से बाहर आए उतना इनके लिए अच्छा होगा, वरना ये गर्त में जाते रहेंगे। जब तक अपनी कमियां नहीं मानेंगे तब तक इलाज नहीं होगा। आज देख लिया जिन कॉलोनिस्ट ने अपने यहाँ पर तथाकथित गुलामों को जगह दी थी, आज वो वहां पर डोमिनेंट है, और जहां जहां पर अत्याचार किए वहां पर आके भी उनके सिर पे नाच रहे हैं। लेकिन भारत तो किसी के सिर पे नाचा नहीं, भारत ने तो फिर भी समृद्धि दी है। जी, यूके से, यूएसए से भारतीयों को अगर निकालें तो वहां पर सबसे बड़ा एक समाज समृद्ध और सबसे अपना सिक्योर, सबसे डिसिप्लिन कोई समाज है तो भारत का है। किसी देश के अंदर अपराध के अंदर सबसे कम संख्या भारत की है, सबसे अधिक समृद्धि पर कैपिटा देने वाला भारत है। तो ये उसके विषय पहचानेंगे विशेषता, तो इस प्रकार की घटिया बातें करने बंद करेंगे। जी। और रही बात राहुल गांधी की, तो उनको कोई बताए कि नेहरू जी को तो धरती वाले चांद से फुर्सत नहीं मिलती थी, वो चांद पे जाने के बारे में कहाँ से सोचते। वही बड़ा गोरा बड़ी चांद था। हाँ, बिल्कुल। पर वही है कि अगर जैसे नेहरू की पॉलिसीज की बात करें तो एक चीज और आती है रतन जी, बार बार जो है ना राहुल गांधी जब भी जाते हैं तो चाइना का विषय जो है वो उठाते हैं। और मुझे हमेशा लगता है कि जैसा नेहरू जी जो पौरुषत्व ऐसे दिखाते थे, उतना कहीं से उसका 10% पौरुषत्व अगर उन्होंने तिब्बत वाले मामले में दिखाया होता तो शायद आज चीन हमारा पड़ोसी देश होता ही नहीं। अगर उस वक्त, क्योंकि भाई तिब्बत जैसे देश को तो हमारी हमसे ही आशा थी, हम ही ऐसे पड़ोसी हैं जो उनको सपोर्ट दे सकते थे। लेकिन आज चीन हमारा पड़ोसी बना क्योंकि उस वक्त नेहरू जी ने सही स्टैंड लेके, और ये था कि तिब्बत को सपोर्ट नहीं किया। और आज जब देखो तब राहुल गांधी अपनी आर्मरी से वो निकालते हैं कि चीन पे जो है चीन का भारत की जमीन पे कब्जा हो गया है। अभी हाल ही में लद्दाख में भी उन्होंने यही बोला है। फिर कारगिल में उन्होंने बोला है कि जो है मुसलमानों पर जो है भाजपा जो स्पेशली वो सीधा अब तो बिल फाड़ने लगे हैं। अभी तक तो इस्लामोफोबिया की बात होती थी भारत में, अब वो कहते हैं कि जो है ये भाजपा की स्ट्रेटेजी है, ये भाजपा का काम करने का तरीका है कि वो मुसलमानों पर अत्याचार करते हैं। और कारगिल का स्टेटमेंट जो है वो बहुत ही, देखा जाए, देश विरोधी स्टेटमेंट है, देश की छवि खराब करने वाला है विश्व के स्तर पे। देखिए, जहाँ तक तिब्बत का सवाल है, एक ऐतिहासिक तथ्य है कि 1500 साल तक चीन और भारत इकट्ठे रहे, ज्ञान विज्ञान का आपस में लेन देन किया, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। बहुत पीसफुल एक्सचेंज, वहाँ के यात्री यहाँ पर आते थे, यहाँ की ग्रंथ वहाँ जाते थे, उनका ट्रांसलेशन होता था। यहाँ का भिक्षु वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पर ज्ञान फैलाया।
ये सारी बातें वहां पर एक चीन मानता रहा है, आज भी उसके इतिहास में उसका उल्लेख है। लेकिन ये कैसा क्या हुआ कि 1947 के बाद में कहाँ हमारे कदम गलत पड़े कि जो हमारा मित्र देश हो सकता था हमारा दुश्मन हो गया। और जो मित्र देश था, उस जब वो अपने अपने पंजे दिखाने लगा तो जबरदस्ती उसको उसके आगे झुकना ये कहाँ तक उचित था। जैसा भाजपा ने कल बताया है कि नेहरू जी ने खुद स्वीकार किया कि 3,500 टन चावल उस समय चीन को दिए गए जब चीन तिब्बत पर कब्जा कर रहा था। और लद्दाख की कहानी तो कई बार हम सुन ही चुके हैं, जो लद्दाख में हुआ, किस प्रकार से 40,000 स्क्वायर किलोमीटर गया वहां से, और सारा इतिहास हम जानते हैं। उस इतिहास को उधेड़ना और खुद कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में अपना सीक्रेट एमओयू साइन करना, जिसको पब्लिक कर नहीं रहे वो लोग, जब यहाँ पर हमले हो रहे थे वहां पर साइन कर रहे थे। तो ये सारी बातें तो बताती हैं कि कांग्रेस ने देश के ऊपर हमेशा खुद का स्वार्थ रखा है। और जहां तक कारगिल की बात है, मानता हूँ कि जो चीन के बारे में बकवास करते रहते हैं वो तो चीन की जो डेटा मिलती है उसी को बताते हैं, तो छोड़ दीजिए। लेकिन कारगिल, जहाँ का जो 100% के आसपास मुस्लिम है, कुछ बौद्ध भी होंगे, और जहाँ के मुसलमानों ने हमेशा देश के साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने जिन्होंने कारगिल के समय सबसे पहले भेद खोला कि चीन का यहाँ पर पाकिस्तान का अतिक्रमण हुआ है, ऐसे देशभक्त मुस्लिम समाज के अंदर वहाँ के बकरवाल होंगे, अन्य समाज होंगे, उनके मन में शक डालना कि उनके बाकी लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं, झूठ खबर फैलाना, ये कहाँ तक शोभा देता है। और कांग्रेस का इतिहास तो रक्त रंजित है। जितने बड़े बड़े दंगे, वन साइडेड दंगे कांग्रेस के जमाने में हुए, मलियाना का जैसे उल्लेख होता है, जिसका जहाँ कोई इंक्वायरी भी नहीं हुई, और नेली की हम जानते हैं जिस प्रकार की हरकतें हुई हैं, सारी हरकतें लोग जानते हैं। और जिस कांग्रेस बीजेपी राज के अंदर सबसे कम दंगे होते नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, जिसके राज्य के अंदर सबसे अधिक बेनिफिट वो माइनॉरिटी जिसका बनाम आज मुस्लिम बना हुआ है, अपनी जनसंख्या से अधिक जो लाभ उठा रहे हैं, कहीं जात पात का भेदभाव नहीं, उनके मदरसे मॉडर्न किए जा रहे हैं, उनको मॉडर्न पढ़ाई के लिए उत्सुक किया जा रहा है, उनकी संख्या सरकारी नौकरी में बढ़ गई है, उनकी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, सारी बातें होते हुए इस प्रकार की बात करना। और जहां पर मुस्लिम समाज है वहां पर क्या होता है हम जानते हैं, सो कॉल्ड सेंसिटिव जोन्स की बात हम जानते हैं, जहां जरा भी उनका संख्या 25-30% से ज्यादा हुई, वो एक सेंसिटिव जोन बन जाता है। नू में क्या हम देख रहे हैं, बंगाल में क्या हम देख रहे हैं, जगह जगह परिस्थितियां हैं। तमिलनाडु में भी है, जहाँ क्रिश्चियन जहाँ पर डोमिनेंस है वहां पर किस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं, और अत्याचार इन द सेंस को हिंदुओं को अपने त्योहार मनाने की समस्या, अपने जुलूस निकालने की समस्या, इसी ये सारा हम देख रहे हैं। उसके बावजूद अगर ऐसी बातें करें, अज्ञान है या झूठे प्रोपेगेंडा सहारे वो अपने आप को विरोधी बताना चाहते हैं। आज तक जो भी इन्होंने आरोप लगाया किसी का उनके पास तथ्य नहीं थे, कई बार उनको माफी मांगनी पड़ी। तो ये तो उनका एक बहुत एक बचकानी हरकतें हैं। और साथ में उनके साथी हैं जो बोलते हैं जो भाजपा का वोट देते हैं राक्षस है। ऐसे साथी है जो कहते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव ये बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनके सबसे उपलब्धि वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको डिसोन कर रहे हैं। पहले नेताजी को डिसोन किया था, फिर पटेल जी को डिसोन किया था, मनमोहन मालवीय को डिसोन किया था। जब उसको अन्य लोगों ने उठाया तो कहते जी हमारे आइकॉन आप चोरी कर रहे हो। हम चोरी कहाँ कर रहे हैं, हम तो क्या केवल ऐसे महापुरुषों को उचित स्थान दे रहे हैं। तो अगर पीवी नरसिम्हा राव के लिए इनका दिल्ली में जगह नहीं थी, दिल्ली में अग्निदाह करने की जगह नहीं थी, पूरी स्टोरी कल आई है। कितनी बुरी, कितना बुरा लगता पढ़ने के बाद में कि आप इस प्रकार के उनके बारे में उनको आपने कांग्रेस का कार्यालय के लिए दरवाजा तक नहीं खोला, आपने उनको कोई समाधि बनाने नहीं दी, आपने कहा अंदर में जाओ वहां जाके जो करना करो। ये जो बहुत एक जेलसी और नीचता का भाव है, उसके बारे में सुनना पड़े हमें इस प्रकार से, तो ये वास्तव में कांग्रेस के लिए बड़ी दुर्भाग्य की और शर्मिंदा होने की बात है कि इस प्रकार वो बिल्कुल परिवार के ऊपर सोचते ही नहीं, और जो उनके साथ ना हो हमारा दुश्मन है और राक्षस, इस प्रकार की भाषा का उपयोग ये राहुल गांधी स्वीकार करते हैं। वरना आज तक किसी ना किसी इन सबको टोका होता, कहते हैं हमारे विचार नहीं, हम इसके विरुद्ध है। फिर वो कहते थे ये तो हमारा नेता है ही नहीं, ये इसकी बात है, हमारी बात नहीं है। अरे सुरजेवाला तो आपके स्पोक्स पर्सन है। राहुल गांधी की उस सारे जो झुंडली है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट झुंडली के सदस्य हैं, उनको भी अस्वीकार कर दोगे। तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कांग्रेस 10 दिशा में 10 मुंह से बात करती है। तो ये तो उसका ही उसी का एक्सपोजर है, लोगों का नहीं है। लोगों को पता वो क्या कर रहे हैं, लोग समझदार है। तो ये जो राहुल गांधी की समस्या है, कांग्रेस की समस्या है,
और परिवारवाद का जब तक साथ नहीं छोड़ेंगे। कल इंडिया टुडे का बड़ा अच्छा एक सर्वे था, उस सर्वे के मुताबिक जो कांग्रेस के भी सपोर्टर हैं और जिन्होंने कांग्रेस को एक अच्छी पार्टी माना है, उसकी बढ़त मानी और राहुल गांधी की बढ़त मानी, वो भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस गांधी परिवार से मुक्ति पाएगा तो कांग्रेस और तरक्की करेगी। ये उनके बिल्कुल। सपोर्टर कह रहे हैं। तो एक लाइबिलिटी को लगातार एसेट दिखाना और उसके कारण अन्य नेताओं को नकारना, ये कांग्रेस अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रही है। कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिल्कुल। रतन जी, जैसे ना एक आजकल बहुत हर जगह वो फ्रेज दोहराते हैं राहुल गांधी कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। अब मुझे उनकी मोहब्बत की दुकान पता है कैसी लगती, कि एक आदमी आए, पहले बाजार में आग लगा जाए और फिर आके वो कहे कि ये लो आग बुझाने का यंत्र बेच रहा हूँ। और बात रही अगर आपको मोहब्बत फैलानी भी है तो दुकान क्यों खोलनी है, क्योंकि दुकान मतलब बिजनेस। तो सिंपल वो जो शब्दों का चुनाव है ना, वो उनका मंतव्य बहुत अच्छे से दिखा रहा है। बिल्कुल। और मैं कहीं उनको ना इनके देखिए, राहुल गांधी केवल रिपीट करते हैं जो हैंडलर उनको बताते हैं, उनके हैंडलर हैं दो तीन जो उनके सारा बताते हैं। और उसमें ज्यादा जेएनयू के लोग हैं इस समय, जहां तक मैं समझता हूँ। वरना जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के नए पीढ़ी के भी जो नेता हैं, जो राहुल गांधी की उम्र के हैं, उनको भी स्वीकार नहीं है। प्राइवेटली बात करें, वो बताएंगे कि भाई ये लाइन गलत है। लेकिन ये जो लाइन देने वाले लोग हैं जिन्होंने जिंदगी पर नफरत ही फैलाई है, वो जैसी लाइन देते हैं बोल देते हैं, इनको शायद पता भी नहीं है क्या बोल रहे हैं। तो अब केवल जरा बोलने की कला सीख गए हैं, उसके अंदर वो गलत भी बोलते हैं तो ऐसे उनके प्रशंसक है जो कहते हैं क्या बात है क्या बात है। जैसे बेटा आपका फेल होता है और फिर वो पास क्लास में आ जाता है तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि मेरे बच्चे ने तरक्की कर ली। तो ऐसा कांग्रेस का हाल है, उनको अपने हाल पे छोड़ दीजिए। कुपुत्रों को जो है फैमिली बिजनेस को भट्टे बिठाते हुए देखा था। ये पहली बार ऐसा है कि एक मतलब सबसे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो है उसका मतलब सिर्फ ये, क्योंकि वो गांधी पर नाम के साथ चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि एक अच्छे प्रजातंत्र के लिए, एक स्वस्थ प्रजातंत्र के लिए एक मजबूत विपक्ष सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। और ये मैं वही। इसलिए कभी भी इसको गांधी नहीं कहता हूँ कि गांधी जी के साथ मिक्सअप करना चाहते हैं लोग, और इसीलिए सरनेम भी लिया था। मैं इसको नेहरू परिवार कहता हूँ। सारे गुण दुर्गुण जो भी है नेहरू परिवार के हैं, और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा। गांधी देकर उनको कुछ अलग परिवार मत बताए, वो नेहरू हाँ, खानदान ही चला रहा है। हाँ, तो वो उसके अंदर क्या गौरव होता है कि लड़के, सरनेम है। वो तो हाँ, क्या हाँ, उधार लिया हुआ सरनेम है, क्योंकि गांधी का तो बिल्कुल एक्चुअली कुछ बिल्कुल लेना देना नहीं है उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है। राजनीति के बाद में बात करते हैं कि कैसे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में चीजें बदल रही है। रतन जी, बहुत कल जो है फिल्मों को नेशनल अवार्ड नवाजे गए। कल फिल्मों को नेशनल अवार्ड्स दिए गए हम्म। और बहुत अच्छा लगा देख के कि रॉकेटरी और जो है कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों को जो है अवार्ड मिला। तो एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि ये बॉलीवुड जो है देश विरोधी, धर्म विरोधी वैसे वाला एक कंटेंट बन रहा था। और करण जौहर तो जो बनाते हैं, पता नहीं वो कौन सा भारत दिखाते हैं, समझ में नहीं आता मुझे। बट ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि खाली दर्शक ही नहीं बल्कि देश की सरकार भी ये सारे इनिशिएटिव्स को अप्रिशिएट कर रही। बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए अप्रिशिएट करती है कि जनता अप्रिशिएट कर रही है। वरना ऐसी एक आध फिल्म पहले भी आ जाती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि ऐसी पिक्चरें ही ज्यादा चल रही हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं। गदर 2 की जो जो सफलता है वो बताती है कि ऐसा देशभक्ति का जज्बा है कि 1990 के डिजाइन में बनी पिक्चर भी चल रही है और अभी तक चले जा रही है, केवल ये इसलिए कि उसके अंदर एक देशभक्ति का जज्बा है। वरना उस पिक्चर बताइए कि 68 साल का एक बुजुर्ग वहां पर हीरो का काम कर रहा है, उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज्यादा ही। तो सारा जो कंटेंट और सारा, तो ये वो जज्बे को बताती है। और जिस प्रकार की अभी जिन्होंने जो कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाली का पिक्चर है, शिंडर लिस्ट को नफरत फैलाने वाली कह दीजिए। और अभी जो जो उन्होंने इंटरव्यू लिए थे विवेक अग्निहोत्री ने, उस इंटरव्यू की अगर बात करें, उसके ओरिजिनल इंटरव्यू उन्होंने Z5 पे रिलीज किए हैं, वो देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? वो झूठ है जो बता रहे हैं अपनी जिंदगी की दुखद कहानी, और उसको नफरत फैलाने की बात करेंगे। जिन्होंने उनके साथ किया वो नफरत फैला रहे थे। जब भी उनके ऊपर ये अत्याचार हो रहे थे उसको स्वीकार नहीं किया गया। 30 साल तक उनके कोर्ट केस नहीं हो रहे। उनकी ये इस दुखद घटना का कभी किसी सेकुलर ने, कभी किसी तथाकथित लिबरल ने कभी अपने मुंह के ऊपर एक शब्द नहीं निकाला। वो लोग आज जब कहानी बाहर आती है, उस कहानी को नफरत फैलाने वाली बोलते हैं। जिन्होंने नफरत सही, उनके बारे में आपके मन में करुणा नहीं है। लेकिन नफरत, जिन्होंने वो नफरत सही और जिंदगियां बर्बाद हुई, पूरी जनरेशन निकल गई दोबारा खड़े होने में, 2 जनरेशन निकल गई,
उसको आप नफरत फैलाने की बात करते हैं, जो नफरत से उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये जो सारा चल रहा है, ये साफ दिख रहा है कि लोग बदल गए हैं, लेकिन जो अपने गुफा में रहने वाले लोग हैं, आइवरी टावर में रहने वाले लोग हैं, वो चाहे लेफ्ट हो चाहे वो सेक्युलर हो, वो अब तक पहचान नहीं पाए हैं। इसके कारण ये बदली है और इसके कारण उनकी दुर्गति है। जब ये स्वीकार करेंगे कि समाज बदला है और समाज अपने घर को हासिल करना चाहता है, तो अपने पुराने जख्मों को भी टटोलेगा, उनका इलाज करेगा, और इलाज तब होगा जब इतिहास को एज इट है स्वीकार करेंगे। और जब स्वीकार करेंगे तो उसका मार्ग निकलेगा। उसको ढकेंगे, मलहम पट्टी करेंगे, कैंसर के रोग को बैंडेड लगाएंगे तो उसका इलाज नहीं है। उसको स्वीकार करके उसका इलाज करेंगे तब है। उसका इलाज क्या है कि जिन्होंने गलती की स्वीकार करें, जो ऐतिहासिक गलतियां उसको स्वीकार करें और उसको अपना न माने। आज हम पर जो अत्याचार हुए वो करने वाले हमारे अपने हैं, जब आप कहेंगे समस्या वहां से शुरू होती है। और जो लोग जिन्होंने अत्याचार सहे वो अपने आप को आक्रामक के साथ में जोड़ें, तब समस्या होती है। तो आप आक्रामक नहीं हो, आप उसका हिस्सा नहीं हो, ये हम कह रहे हैं। लेकिन जो लोग उनको बार बार कहते नहीं तुम वही हो, वो उनके मन में इस प्रकार की नफरत का भाव, एक दुख का भाव, एक प्रकार से डिवीजिव भाव फैला रहे हैं। इस वरना पाकिस्तान में बनता, वरना पाकिस्तान बनने के बाद उसकी हम प्रशंसा न कर रहे होते, वहां पर जो माइनॉरिटी कुचली जा रही है उसके ऊपर आवाज उठाते। वो कहने वाले भी अब नफरत के भेदभाव हो गए, उसको भी आप कह नहीं सकते। तो एक विचित्र एक मानसिकता है जो अपने आप को उस पर्टिकुलर थिंकिंग से बाहर नहीं ला रही है, और इसके कारण उनकी दुर्गति है। समाज आगे बढ़ना चाहता है, पुरानी बातें छोड़ना चाहता है, इसके साथ ही हमारे ऊपर जो अत्याचार है उसको एक बार सामने उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहता है। वरना सबक क्या सीखा इतिहास से, तो उसको लोग नहीं स्वीकार कर रहे। और आप एक और बात देखिए, जो मुझे पिछले हफ्ते बहुत अच्छी लगी कि ये जो ब्रिक नेशंस के अंदर देशों की संख्या बढ़ाई गई है, उसके अंदर मोदी जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो चाहे यूएनओ को रिफॉर्म करने की एक बात को लेकर मोदी जी जिद कर रहे हैं, चाहे ग्लोबल साउथ को इकट्ठा लाने का एक लीडरशिप का जो भाव मोदी जी ने अपने साथ में खड़ा किया सारे विश्व में, उसको लोग स्वीकार कर रहे हैं, वो एक बड़ा परिवर्तन है। और अभी G20 के अंदर जिस प्रकार से केवल ये पॉलिटिकल नहीं तो इकोनॉमिक, कल्चरल, हर चीज को आयाम को खोल रहे हैं, व्यापार को खोल रहे हैं, एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन है। और साथ ही अभी जो ग्रीस में गए मोदी जी, 40 साल बाद वहां कोई प्राइम मिनिस्टर ग्रीस में गया है। मुझे ये समझ नहीं आता, मोदी जी मंगोलिया पहली बार, पहला प्रधानमंत्री मंगोलिया में मोदी जी गए थे। किसी देश में 28 साल बाद प्रधानमंत्री जा रहा है, कहीं 36 साल बाद जा रहा है, कहीं 40 साल बाद जा रहा है, कहीं 70 साल बाद जा रहा है। तो क्या कारण है कि हमारे अब तक के प्रधानमंत्री पश्चिम देशों को छोड़ के, उनका ध्यान ही जाता नहीं था, पूर्व में जापान के आगे सोचते नहीं थे। तो भारत के सर्कल को छोटा करने वाले और गोरी नस्ल के लोगों के सामने झुकने वाले, आज मोदी जी अफ्रीका के लिए इतना, उसको साथ में लाने के लिए इतना काम कर रहे हैं। तो ये लगातार एक जो आकर्षण था पश्चिम की ओर, इस आकर्षण से परे उठकर देश का भविष्य अगर बढ़ाना है, देश का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो बढ़ाना है, उसका एक जो बहुत एक कश्मकश मोदी जी कर रहे हैं, उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। वो हम देख नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि मोदी जी ने किस प्रकार अलग अलग देशों को जोड़ते हुए आज ऐसी स्थिति खड़ी कर दी है कि मोदी जी जो प्रस्ताव चाहे यूएनओ में पास करवा सकते हैं। मोदी जी नई आर्थिक व्यवस्था खड़ी कर सकते हैं, रुपी ट्रेड बढ़ा सकते हैं, यूपीआई की सॉफ्टवेयर बाहर लेके जा सकते हैं। ये सारा जो कोऑपरेशन सारे देश कर रहे हैं, उसके पीछे ऐसे लोगों को जो एक हम बढ़ा रहे हैं, वो अपने संबंध बढ़ा रहे हैं, इसकी जो क्रिटिकलिटी है इसको बहुत लोग समझ नहीं पा रहे। मुझे लगता है ग्रीस फिर एक बार फ्लैग है, जिससे पता चलता है कि किस प्रकार भूले हुए देशों को भी मोदी जी याद कर रहे हैं, संबंध बढ़ा रहे हैं, जिसका उपयोग कहीं ना कहीं निश्चित रूप से होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अगर अपना अपना सारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अब यूएसए, यूके, जर्मनी या चीन और जापान से बांध के रखें, उसका उत्तर नहीं है। चीन के साथ जो हाल हम देख ही चुके हैं, उसको छोड़ दें तो अपनी नजरें, जब मैं आपको एक छोटी घटना बताता हूँ, अपने ये गोयनका गुरु जी जिन्होंने म्यांमार से दोबारा विपश्यना का ज्ञान भारत में लाए, फिर सारे दुनिया में फैलाया, वो 1950 के दशक में नेहरू जी के मिले थे। ये उनके मुंह से मैंने खुद घटना सुनी हुई है, जब वो जो रहते थे मुंबई के अंदर। तो उन्होंने कहा कि सारा जो साउथ ईस्ट एशिया का भाग है, जो सारा एक बुद्ध समाज है, सारे बुद्ध देश है दुनिया भर में, उनके साथ अगर अपने संबंध बढ़ाएंगे तो एक पूरे वेस्ट के सामने एक बहुत बड़ा ब्लॉक हिंदू बुद्धिस्ट नेशंस का खड़ा होगा, जिसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस और बुलवार्क अगेंस्ट द वेस्टर्न इंपीरियलिज्म बन सकता है।
तो नेहरू जी ने उनको ये कह के डिसमिस कर दिया, क्या गरीब देशों की ओर देखते हो, क्या उनको देखते हो, देखो पश्चिम की ओर देखो, मॉडर्न देश है उनकी ओर देखो। ये सोच थी। तो जब ये सोच होती है कि आप आपकी दृष्टि हमेशा पश्चिम की ओर रहेगी कि आप पश्चिम से ही सारे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, तो यहाँ यही हालत था कि भारत आइसोलेट हो गया था। नॉन अलाइन मूवमेंट को जो उन्होंने चलाना चाहा इसीलिए नहीं चला क्योंकि विश्वास ही किसी ने किया नहीं कि आप रशिया के साथ आपका टिल्ट है, आप बात नॉन अलाइनमेंट की करते हैं, तो ना तो पश्चिम आपका दोस्त रहा ना पूरा आपका दोस्त रहा। उसके जी अंदर एक इंडिपेंडेंट स्टांस लेने का जो काम मोदी जी ने किया है, इसके लिए जब वो यूक्रेन रशिया युद्ध के अंदर अपना स्टैंड लेते हैं तो उनके साथ दुनिया खड़ी रहती है, उनको बॉयकॉट नहीं करती, सैंक्शन नहीं करती। ये जो परिवर्तन है इसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जी बिल्कुल रतन जी, क्योंकि जैसे लोग मोदी जी की हर बात को क्वेश्चन करते हैं। अभी वो ब्रिक्स के समिट में एक पानी की बोतल का ढक्कन नहीं खुल रहा था तो लोग कांग्रेस उसी को मुद्दा बना रही है, पर कोई ये नहीं समझ रहे आज की तारीख में आप आंख बंद करके भारत के बारे में सोचिए तो क्या इमेज उभरती है, और वही अमेरिका के बारे में सोचिए। फर्क सिर्फ इतना है कि उसको जो बाइडेन लीड कर रहे हैं और भारत को नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे हैं, तो परसेप्शन और इमेज कैसे बदल जाती है एक स्ट्रॉन्ग लीडर के होने से, वो समझ में आ जाएगा बड़ी आसानी से। देखिए मैं क्यों स्ट्रांग है, मैं डिप्लोमेटिक जो मैंने आपको मूव्स बताए वो सारे मूव्स हम्म, आपको बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। और जी आज की भाषा में कहता तो कांग्रेस खुद ही ढक्कन ही है, तो उनके नेता भी ढक्कन है। तो जी उनका उनका हाँ ध्यान केवल बोतल की ढक्कन पर जाता है, तो उनकी समस्या है वो। हाँ, वो उनको ये नहीं दिख रहा ब्रिक्स समिट में इतने सीरियस लेवल पे भारत को जिस तरीके से ग्लोबली प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो नहीं नजर आ रहा, उनको सिर्फ बोतल के ढक्कन में ज्यादा इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो खैर ढक्कन के आगे सोच नहीं पाते, उनके नेता ढक्कन, उनके फॉलोअर ढक्कन बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करें इन्हें। जिस जी प्रकार की भाषा का उपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से एक देश के नैरेटिव को इतने विशाल ग्लोबल लेवल पे ले जाने वाले की बात छोड़ के तुच्छ बातों पे बहस हो रही है। अगर चंद्रयान पहुंचता है तो उसको मैं कि तुम यहाँ पर उतारा जाता है। तो ये एक दुखद है, लेकिन इसका खामियाजा कांग्रेस ही भुगतेगी। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जिस स्तर की पार्टी थी और किस स्तर पर आ गई है, आ ऐसे गई है। एडवाइजर उनको कहाँ लेके जा रहे हैं, ये जी कांग्रेस को सोचना पड़ेगा। और जो इनके तरुण नेता है, जो राहुल गांधी की उम्र के नेता, उनको भी करना पड़ेगा कि उसको बहुत कोशिश करके उसको जगह पर लाना पड़ेगा। केवल दुख प्रदर्शित करने से नहीं होगा। आज भी साइडलाइन है, फिर भी साइडलाइन रहेंगे। उनको लगता है कि अगर हमने सच कह दिया कि राजा के पास तो कपड़े नहीं है तो शायद उनको और दूर कर दिया जाएगा, वो तो दूर हो चुके हैं। ये सारी जुंडली इस समय पास में बैठी है, ना तो उनको ज्ञान है, ना उनको समझ है, ना उनकी डेप्थ है। तो इसमें से अगर कांग्रेस बाहर नहीं निकलती तो मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं 2024 से, अभी 24 के लिए भी से। जी बिल्कुल, ये इसी नोट पे 2024 की शुभकामनाओं के साथ हम अपना आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। अगले नमस्कार एपिसोड जी। में नेक्स्ट वीक मुलाकात। नमस्ते। नमस्कार।